हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल में हम इन जनरल बात करते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू न्यूरल नेटवर्क्स लर्न। तो जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो सीखते कैसे हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सब जो आपने काफ़ी टर्म सुने होंगे, ग्रेडियंट डिसेंट, फॉरवर्ड प्रोपागेशन, बैकवर्ड प्रोपागेशन, तो इन सब टर्म्स को भी हम समझेंगे जैसे जैसे हम न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग को समझते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या हैं। तो मैं एक क्विक रिकैप कर देता हूँ और पिछले वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं या कोई भी एआई मॉडल होता है, वो फंडामेंटली होता क्या है? वो फंडामेंटली एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करता है। सो फॉर एग्जांपल, हमने जो एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपको कोई फ्लैट खरीदना है या घर खरीदना है, तो उसकी प्राइस जो होगी वो एक आउटपुट वेरिएबल होगी, और उस प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए आप काफ़ी सारे इनपुट वेरिएबल्स को कंसिडर करोगे, जैसे वो घर सिटी सेंटर से कितनी दूर है, उस घर का एरिया कितना है, वहाँ उसके आसपास स्कूल कॉलेजेस है कि नहीं, उस घर में एमिनिटीज़ कितनी है, एंड सो ऑन। तो ये जो जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हो गए, इनके बेसिस पे हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये प्राइस और ये इनपुट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, इसको हम एक फंक्शन के जरिए लिखते हैं, और फंक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ देखा था इतने सारे फंक्शंस हो सकते हैं। प्राइस इज इक्वल टू ए टाइम्स डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस एरिया, बी टाइम्स एरिया, एंड सो ऑन। तो इन सारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका ये भी होता है, जिनको जिस तरीके इस रिप्रेजेंटेशन को हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, जिसमें हमारे इनपुट नोड्स होते हैं, इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है और आउटपुट लेयर होता है। ये फंडामेंटली कुछ नहीं, बस वो जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रिप्रेजेंटेशन को न्यूरल नेटवर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं और जिसके थ्रू हमारा ब्रेन किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वो काफ़ी हद तक हमारे ब्रेन को मिमिक करता है। इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम न्यूरल नेटवर्क करते हैं। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटली इस जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, वन ऑफ दीज, यहाँ पर हमने 5-6 इक्वेशंस लिखी हैं, बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं, बट ये इन इक्वेशंस, इनमें से एक इक्वेशन का ही वो रिप्रेजेंटेशन है न्यूरल नेटवर्क। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इसकी ट्रेनिंग को समझने के लिए वापस हम अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। जब हम स्कूल में किसी नई चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है। तो हमने एक एग्जांपल बहुत पहले देखा था। जैसे मान लीजिए ये एक किसी किताब का एक चैप्टर है। इस किताब को, आई मीन इस बुक में जो नॉलेज है उसको पढ़ने का प्रोसेस क्या होता है? पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, उस थ्योरी में आप पढ़ के आप कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बैठाते हो, और फिर ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये एक फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का है। तो आपने जब थ्योरी पढ़ लिया, आपने दिमाग में थ्योरी को समझ लिया, फिर आप सॉल्व प्रॉब्लम्स को देखते हो कि इस थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जाए। तो वो जो सॉल्व प्रॉब्लम होता है उसमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों दिया होता है। तो आप उस प्रॉब्लम और सोल्यूशन को देखकर, समझकर आप फिर सीखते हो कि इस थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जाए। और जब आप थ्योरी और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है, उसके बाद आपको बुक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। उसके बाद आप रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आप खुद से आप प्रॉब्लम देखते होगे, और खुद से अपने इंटेलिजेंस के बाद आप उसको सॉल्व करते होगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए एक बुक का सहारा लेना पड़ा। वो बुक आपका इनिशियल फेज था, बुक से आपने लर्न किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो न्यूरल नेटवर्क वाले जो मॉडल्स होते हैं, वो भी, उनको भी सिखाने के लिए हमें एक ट्रेनिंग डेटा, जो कि आप समझ लो कि बुक होती है जिसमें क्वेश्चन और उसके आंसर दिए होते हैं, तो हम एक वैसा ही ट्रेनिंग डेटा जनरेट करते हैं। उस ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे हम अपने मॉडल की लर्निंग कराते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो एक सैम्पल ट्रेनिंग डेटा कैसा होता है, और फिर हम कैसे हमारा मॉडल सीखता है। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं प्राइस ऑफ एन अपार्टमेंट वाला, जिसमें हमारा प्राइस जो अपार्टमेंट का है वो 2-3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे एरिया, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर, और उसमें एमिनिटीज़ क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो मैं अभी एक्सेल में शो कर रहा हूँ, ये मेरे पास वो बुक का एनालॉजी समझिए। यहाँ पर मेरे पास रियल लाइफ प्राइस की का डेटा है, जिसमें ये जो येलो वाला जो सेक्शन है, ये दिखा रहा है, ये रियल प्राइस का डेटा दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रॉपर्टी की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है फ्रॉम सिटी सेंटर, और एरिया उस प्रॉपर्टी की 2000 है और स्क्वायर फीट है, और एमिनिटीज़ नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल प्राइस है
$2 million फॉर एग्जांपल। सिमिलरली किसी का डिस्टेंस 3 है और एरिया 1000 है और एमिनिटीज़ 1 है तो उसकी एक्चुअल प्राइस है 1.5। तो ये जो येलो वाला जो है टेबल, ये आप समझ लो कि प्राइस का रियल डेटा है। तो समझ लीजिए हमने अराउंड 8 प्रॉपर्टी का सर्वे किया और उन रियल लाइफ के 8 प्रॉपर्टीज़ का हमने ये सारे पैरामीटर्स देखे और उस प्रॉपर्टी का जो रियल मार्केट में प्राइस है उसके हिसाब से हमने ये टेबल बनाया। अब इस टेबल के बेसिस पे ये हमारा ट्रेनिंग डेटा हो गया, हमारा वो बुक हो गया। बुक में जो हम पढ़ते हैं, जो हम जब सीखने के लिए बुक को पढ़ते हैं तो उसी को वही एनालॉजी आप समझिए, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा हो गया। अब इस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से हमें अपने प्राइस के किसी मॉडल को ट्रेन करना होगा, ठीक है। तो हमने प्राइस का ये जो मॉडल देखा था, इतने सारे मॉडल्स हमारे हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई भी मॉडल पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हम ये वाला मॉडल जो है इसको पकड़ते हैं, ये जिसमें हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, एरिया और एमिनिटीज़, और इसके पैरामीटर्स हैं A, B, C। तो मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? अगर इस मॉडल को मुझे ट्रेन करना है तो हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है कि ये जो पैरामीटर्स हैं A, B, C, इनकी हमें वो वैल्यू चाहिए जिस पे हमारा जो मॉडल है वो प्राइस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सके। वही हमारा एंड गोल है। तो मान लीजिए इस वाले टेबल में हमने वो प्राइस का इक्वेशन लिया और उसमें हमने कुछ इनिशियल पैरामीटर्स फीड किए A, B, C की। कुछ भी पैरामीटर हमने इनिशियली, हमें पता नहीं है कि वो A, B, C की वैल्यू क्या है, तो हमने कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया। और उस रैंडम वैल्यू लेने के बाद हमारा जो मॉडल है वो, मान लीजिए मैंने A को 5 मान लिया, B को 6 मान लिया, C को 5 मान लिया। तो हमारा मॉडल क्या हो गया? प्राइस इज इक्वल टू 5 टाइम्स डिस्टेंस प्लस 6 टाइम्स एरिया प्लस 5 टाइम्स एमिनिटीज़। तो ये जो मॉडल है, अब इस मॉडल के बेसिस पे मैंने अब इन वापस से जो हमारे जो इंडिविजुअल हाउसेस थे उनके प्राइस को प्रेडिक्ट किया। तो मान लीजिए हमारे मॉडल जिसमें हमने रैंडम वैल्यूज़ लिए पैरामीटर्स के, उसके बेसिस पे हमने ये वैल्यू प्रेडिक्ट किया। तो पहले प्रॉपर्टी का प्राइस जैसे मैंने 5 प्रेडिक्ट किया, दूसरे का 1 प्रेडिक्ट किया, तीसरे का एंड सो ऑन। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे मॉडल ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट की और जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल प्राइस है उनमें डिफरेंस है, सारे में डिफरेंस है। तो उसको लेट से हम एक एरर के रूप में कहते हैं। तो एरर क्या हो गया? एक्चुअल प्राइस माइनस प्रेडिक्टेड प्राइस। तो हमारा एरर आप देख रहे हो, पहले केस में -3 है, दूसरे में 0.5 है एंड सो ऑन। अब लेट से एरर को पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों करना है? हमने मतलब टू सिंप्लीफाई एरर, हम एरर का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एरर का स्क्वायर ले लिया तो हमारा एरर कुछ ऐसे आ गए। अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल था, जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो पैरामीटर्स थे A, B, C, हमें उनकी वैल्यू चूज़ करनी है। तो उनकी वैल्यू हम कैसे चूज़ करेंगे? उनकी वैल्यू हम वो चूज़ करेंगे सच दैट ये जो ट्रेनिंग डेटा था हमारा, इस ट्रेनिंग डेटा पे ये एरर की वैल्यू 0 या बहुत कम हो जाए। अगर हम उस स्टेट पे पहुंच गए जहाँ पर ये एरर की वैल्यू 0 हो गई, तब हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल सही तरीके से ट्रेन हो गया और वो जो A, B, C जो पैरामीटर्स थे उनकी हमने वो ऑप्टिमम वैल्यू ले ली, जहाँ पर हमारा मॉडल जो रियल प्रॉपर्टी की प्राइस है उसको प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो हमारा गोल है वो A, B, C पैरामीटर्स की वैल्यू स्टैब्लिश करना सच दैट जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है वो 0 हो या मिनिमल हो। अगर हम उस स्टेज पे पहुंच गए तो हम कहेंगे हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, सिंपल। अब हम जानेंगे कि ये जो पैरामीटर्स जो हमने रैंडम वैल्यू ले लिया था A, B, C का, उस वैल्यू से हम उस पैरामीटर्स की वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं जिससे जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू होता है वो काफ़ी हद तक क्लोज हो जाए। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक और भी बहुत सिंपल एक मॉडल लेते हैं। लेट्स से ये हमने प्राइस को अज्यूम किया, प्राइस इज इक्वल टू W टाइम्स डिस्टेंस। ये बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक, इससे सिंपल मॉडल नहीं हो, इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो हमने ये वाला इक्वेशन ले लिया। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा प्राइस है वो बस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। हमने वो एमिनिटीज़ और एरिया को हटा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको भी हम एक न्यूरल नेटवर्क के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे 2 नोड होंगे। एक नोड होगा ये जो कि होगा इनपुट नोड विच करस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस, और ये नोड होगा आउटपुट नोड विच करस्पॉन्ड्स टू प्राइस, और दोनों के बीच में ये वेट होगा। तो ये जो लाइन है, ये लिंकेज है, ये हो गया वेट, तो हमारा प्राइस हो गया W टाइम्स D। तो ये न्यूरल नेटवर्क हमने रिप्रेजेंट के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब लेट्स से इस सिंपलिस्टिक मॉडल के लिए जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, लेट्स से हमारा ट्रेनिंग डेटा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास बस एक ही वेरिएबल है डिस्टेंस, तो हम ट्रेनिंग डेटा में भी एक ही वेरिएबल लेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो एक्चुअल प्राइस है 5, डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर है तो एक्चुअल प्राइस है 4, डिस्टेंस 1 है तो एक्चुअल प्राइस है 6। अब
जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा प्राइस का वो क्या होगा, चूंकि हमारा मॉडल है W टाइम्स डिस्टेंस, तो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू प्राइस का क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स W, तो ये हो गया 2 टाइम्स W। यहाँ पर डिस्टेंस 3 है तो प्रेडिक्टेड प्राइस हो गया 3 टाइम्स W, और यहाँ 1 है तो प्रेडिक्टेड प्राइस हो गया W। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एरर क्या हुआ, इस केस में हमारा एरर हो गया 2W, आई मीन एक्चुअल प्राइस माइनस प्रेडिक्टेड प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस है 5 माइनस प्रेडिक्टेड प्राइस था 2W, तो हमारा एरर इस केस में हो गया 5 माइनस 2W। तो इस केस में हमारा एरर हो गया 5 माइनस 2W होल स्क्वायर। इस केस में एरर हो गया 4 माइनस 3W होल स्क्वायर, 4 एक्चुअल प्राइस एंड 3 प्रेडिक्टेड प्राइस, और लास्ट वाले का एरर हो गया ये। अब इस तीनों एरर को हम सम करेंगे, तो इस तीनों एरर को हम सम करेंगे तो हमारा एरर है वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो अब अगर हमारा जो प्राइस है हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया वो अगर बिल्कुल हमारा मॉडल पूरी तरीके से ट्रेन हो गया होता, तो ट्रेन होने के बाद जो अगर प्राइस मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता, तो उस केस में क्या होता, मेरा जो प्रेडिक्टेड प्राइस है और एक्चुअल प्राइस है वो मोरलेस इक्वल होते। तो अगर वो मोरलेस इक्वल होते तो ये जो एरर आया है वो एरर काइंड ऑफ 0 या 0 के बहुत करीब होता। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है कि उस हमारा एंड गोल ट्रेनिंग का क्या होता है कि हमें इस पैरामीटर की वैल्यू डिटरमिन करनी होती है जिससे हमारा एरर मिनिमम हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस एक जनरल एरर का एक इक्वेशन लिख रहे हैं कि अगर मेरा मॉडल ये है तो एरर और इस पैरामीटर के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो एरर हो गया वो कुछ इस तरीके का आ गया, 5 माइनस 2W होल स्क्वायर, इन तीनों का सम। ठीक है, अब इस एरर को अगर हम प्लॉट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ वेट या पैरामीटर, तो ये कुछ इस तरीके का प्लॉट होगा। ठीक है, आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का प्लॉट आया। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि मतलब इस प्लॉट को अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है W की, ये जो वैल्यू है W की, इस वैल्यू के लिए ये जो एरर है ये इसकी वैल्यू सबसे कम है। अगर W की वैल्यू यहाँ है तो एरर काफ़ी ज़्यादा है, बट इस वैल्यू ऑफ W के करस्पॉन्डिंग एरर की वैल्यू सबसे कम है। तो हमें ये वाली W की वैल्यू को डिटरमिन करना है। अगर हम ये वाली W की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे तो हम कहेंगे हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। तो इस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम लेट्स से इनिशियली, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम पैरामीटर्स की कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो वैल्यू है W की, ये है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 है। ठीक है, तो अब हम लेट्स से मॉडल की, हमारा ये जो मॉडल था प्राइस इज इक्वल टू W टाइम्स डिस्टेंस, अब इसकी हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए टू स्टार्ट विथ मैंने W की कोई भी एक रैंडम वैल्यू पकड़ी। तो मान लीजिए मेरा W का जो वैल्यू है, जो पहला जो W का मैंने रैंडम वैल्यू लिया वो मैंने ये वैल्यू पकड़ा। तो ये वैल्यू मान लीजिए W1 है एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस W1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा एरर आएगा वो कुछ ये होगा E1। ठीक है, हमारा एंड गोल क्या है, मुझे ये वैल्यू पे आना है W इज इक्वल टू 4 जिस पे मेरा एरर मिनिमल हो। तो टू स्टार्टिंग विद मैंने W इज इक्वल टू 10 लिया और मेरा एरर आया ये। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में मैंने जो मेरा ये मतलब जो मेरे मॉडल की ट्रेनिंग होगी, तो पहले स्टेप में मैं जो मेरा वेट है वो W1 होगा इज इक्वल टू 10। तो W1, तो मैं ये जो तीनों वैल्यू है मेरे ट्रेनिंग डेटा, ये मैं अपने मॉडल में पास करूँगा। ये जो मॉडल है P इज इक्वल टू W डिस्टेंस, इसको पास करूँगा। तो पहले पास में मैंने ये तीनों जो वैल्यू है इसको अपने इस मॉडल में फीड किया। उस फीड करने और वेट की वैल्यू W1 थी। तो उसके बाद जो मेरा एरर आया वो आया E1। अब हमने देखा कि नहीं, ये E1 तो काफ़ी ज़्यादा है, ये E1 एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस अपने वेट को, इस W1 को एडजस्ट करेंगे और थोड़ा एडजस्ट इस तरीके से करेंगे कि मेरा वेट इस 4 के करीब आए। तो अब अगले पास में तो ये पास होते रहेगा। बेसिकली पहले पास में हमें एरर 1 आया, फिर से हम वेट को एडजस्ट करेंगे और फिर से हम वो ट्रेनिंग डेटा को अपने मॉडल में फीड करेंगे, फिर से नया एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो एरर ज़्यादा है या कम है। अगर वो एरर ज़्यादा है तो फिर से हम वो अपने वेट्स की पैरामीटर्स को वेट्स की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे और फिर से फीड करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड पास और ये बैकवर्ड पास ये जो है ये चलता रहेगा। तो फॉरवर्ड पास में हम अपने वेट की एक वैल्यू लेंगे और उसके बाद एरर को कंप्यूट करेंगे, और बैकवर्ड पास में हम वेट को वापस एडजस्ट करेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा एरर मिनिमल नहीं हो जाए। इसका मतलब जब तक हमारा जो वेट है उसकी वैल्यू इस मतलब ये 4 के करस्पॉन्डिंग ना पहुंच जाए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में।
तो अब इस वेट्स को एडजस्ट कैसे करें? तो पहले पास में तो हमने वेट की वैल्यू रैंडम ली, W1 इज इक्वल टू 10। दूसरे पास में मैं वेट की वैल्यू क्या लूँ? दूसरे पास में शायद मैं वेट की वैल्यू ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, बट अगर मैंने वेट की वैल्यू ये ली तब तो मेरा एरर और ज़्यादा हो गया। अगर मैंने वेट की वैल्यू ये ले ली तब तो मेरा एरर और ज़्यादा हो गया, राइट? तो मुझे इंश्योर करना है कि मैं वेट की वैल्यू इस स्लोप के अलॉन्ग लूँ, ठीक है? तो उसको एडजस्ट करने के लिए कैसे एडजस्ट करें? तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक और चीज़ समझते हैं। हमारा एंड गोल क्या है? मुझे इस स्टेट पे पहुंचना है जहां वेट की वैल्यू 4 है। तो इस स्टेट पे और इस स्टेट पे आप कंपेयर करो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर देखोगे जहाँ पर मेरा एरर मिनिमम है, वहाँ पर ये जो एरर और वेट का जो स्लोप है, वो अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, तो आप देखोगे ये टैंजेंट बिल्कुल इसकी स्लोप 0 है, राइट? यहाँ पर मैं एक स्लोप ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे एरर और वेट पे, तो यहाँ पर आप देखोगे जो टैंजेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, उसकी वैल्यू कुछ जो भी थीटा होगी वो इससे ज़्यादा होगी। इस स्टेज जैसे जैसे मैं वेट को मैं जैसे जैसे मैं यहाँ इस लोएस्ट पॉइंट के करीब आता जाऊँगा, तो जो मेरा टैंजेंट है उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, ठीक है? यहाँ पर जो स्लोप था वो ज़्यादा था, यहाँ पर ये स्लोप थोड़ा कम हो गया, और यहाँ पर ये स्लोप बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। स्लोप सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि मान लीजिए अब ये दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, और उस दीवार पे एक सीढ़ी को हमने ऐसे मतलब स्लांट करके रखा हुआ है। तो ये जो एंगल जो सीढ़ी बनाता है विद द वर्टिकल वॉल, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो वो एंगल क्या होगा? वो एंगल होगा ये डिस्टेंस, मान लीजिए ये x है और ये डिस्टेंस है y। तो ये tan ऑफ स्लोप को हम डिफाइन करते हैं tan ऑफ दिस एंगल थीटा विच विल बी x बाई वाई, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसी एनालॉजी को ड्रॉ कर रहे हैं कि जो मेरा मिनिमल पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, वो थीटा बहुत कम होगा, और हमने जो रैंडम वैल्यू लिया है उस पर एक कुछ थीटा होगा। बट जब मैं अपने फर्स्ट वैल्यू से और इस स्लोप और इस एंड वाले स्टेट पे जैसे जैसे आता हूँ, तो हम देखते हैं कि ये जो स्लोप है ये कम होते जाता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज होते जाता है, राइट? तो इस प्रोसेस को तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमें ये होगा कि हमें W को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जिसपे हम शायद यहाँ पे आ जाएं या यहाँ पे आ जाएं जहाँ पर स्लोप अभी जो स्लोप है उससे थोड़ा कम हो, ठीक है? तो अगला तो नेक्स्ट पास में जो मान लीजिए मेरा पहले पास में वेट था W1, तो नेक्स्ट पास में हम क्या करेंगे? हम वेट की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे बाय द सेम थिंग स्लोप। तो मेरा W2 जो होगा वहाँ उसकी वैल्यू होगी W1 माइनस n टाइम्स DE बाई DW। ये DE बाई DW बेसिकली स्लोप होगा, ठीक है? इसको आप ऐसे ही समझ लो कि DE बाई DE इज इक्वल टू काइंड ऑफ डेल्टा E बाई डेल्टा W। ये जो हमने स्टेयर्स वाला एग्जांपल देखा था, वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। तो नेक्स्ट पास में अब मैं क्या करूँगा? मेरा जो W2 हो जाएगा वो मेरा कुछ इस पॉइंट पे होगा जहाँ, और मैंने W2 को कैसे डिटरमिन किया? W2 इज इक्वल टू W1 माइनस n टाइम्स DE बाई DW, n टाइम्स स्लोप। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये n क्या है? तो n एक बेसिकली एक n जो एक नंबर होगा, वो नंबर ये डिटरमिन करेगा कि मैं कितने फास्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये इस बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुँच जाऊँ। तो मान लीजिए अगर मेरा n बहुत छोटा है तो मेरा W2 जो होगा वो यहाँ पर होगा, फिर W3 जो होगा वो यहाँ पर होगा, W4 जो होगा वो यहाँ पर होगा, W5 यहाँ पर होगा, W6 यहाँ पर होगा। धीरे धीरे मैं यहाँ पर पहुँचूंगा। अगर मैंने n को बहुत अगर मैंने n को बहुत छोटा लिया तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा W1 से इस 4 तक पहुँचने में। बट अगर मैंने मान लीजिए n को आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा ले लो, बहुत बड़ा ले लो, तो ऐसा हो सकता है कि आप सीधे अगर आपने n को बहुत ज़्यादा ले लिया तो शायद आप इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को बाईपास करके आप सीधे यहीं पहुँच जाओ, आप बिल्कुल सीधे यहाँ आ जाओ। तो वो भी हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें इस पॉइंट पे पहुँचना है। तो इसीलिए ये जो n होता है इसकी वैल्यू हमें थोड़ी छोटी लेनी पड़ेगी, पर हमें बहुत छोटी भी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये बहुत टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने में। तो हमें एक ऑप्टिमम वैल्यू n का लेना है। तो बट n जो है वो कितने फास्ट मेरा मॉडल वेट्स अपडेट कर रहा है वो उसको डिटरमिन करता है, ठीक है? तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्लोप इज 0, और जैसे जैसे हम स्लोप के बॉटम मोस्ट पॉइंट के करीब आएंगे तो मेरा जो ग्रेडियंट है वो स्लोप है वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। यही होता है ग्रेडियंट डिसेंट। तो आप जैसे
लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचोगे आपका ग्रेडियंट कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा मॉडल लर्न करेगा तो वैसे वैसे वो जो एरर के करस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट होगा वो कम होता जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पास में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पास में जो W को मैंने रिकैलकुलेट किया, अब फिर से रिकैलकुलेट करने के बाद मैंने फिर से ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा था वो फिर से मैंने इस न्यूरल नेटवर्क में पास किया और फिर से मैंने एरर E2 निकाला। तो मान लीजिए नेक्स्ट केस में मेरा W2 है ये फॉर एग्जांपल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो E2 है वो मेरा कुछ ये हो जाएगा E2। अब E2 भी ये E0 जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर नहीं है, तो फिर एक थर्ड पास होगा। थर्ड पास में मैं फिर से वेट्स को एडजस्ट करूंगा और फिर से मैं E3 कैलकुलेट करूंगा, और ये मैं करता रहूंगा तब तक जब तक मैं यहाँ ना पहुँच जाऊँ। जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तब मेरा जो एरर है वो काइंड ऑफ जीरो या मिनिमल हो जाएगा, और फिर मतलब फिर से अगर मैं वेट एडजस्ट करूंगा तो फिर मेरा एरर अब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा एरर हल्का सा इंक्रीज होना शुरू हुआ या बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया, उस समय पे मैं वेट को अपडेट करना स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो उस समय अगर मैं वेट को अपडेट करना स्टॉप कर दूंगा तो मेरा जो ये जो पैरामीटर है W, वो उसकी वैल्यू वो हो जाएगी 4 हो जाएगी, या वो हो जाएगी जिसपे मेरा एरर मिनिमल हो जाए, और तब हम कहेंगे कि मॉडल मेरा ट्रेन हो गया। ठीक है, तो मॉडल ट्रेनिंग में यही होता है, आप पहले जो आपके मॉडल के वेट्स होते हैं उसकी आप एक रैंडम वैल्यू लेते हो, उसके बाद एक एरर कैलकुलेट करते हो, और फिर आपने एरर कैलकुलेट किया तो जो कैलकुलेशन हुआ एरर का वो फॉरवर्ड पास। फिर एरर कैलकुलेट करने के बाद आप वेट्स को वापस एडजस्ट करते हो, जो कि अब वापस मेरा W2 वेट एडजस्ट हुआ तो ये हो गया बैकवर्ड पास। फिर नेक्स्ट पास में फिर से आप वो ट्रेनिंग डेटा जो था उस पर आप दोबारा से हम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो फिर से एक फॉरवर्ड पास होगा, फिर से वेट्स एडजस्ट होंगे तो फिर से एक बैकवर्ड पास होगा। तो ये फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास चलता रहेगा टिल द पॉइंट जहाँ पे मेरा एरर मिनिमल ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन होता है, और हर एक जो पास होता है यानी कि हर एक बार जो ये जो ट्रेनिंग डेटा है मेरा, ये हर एक पास में मैं इस ट्रेनिंग डेटा को फीड करता हूँ और मेरा एरर कैलकुलेट होता है। तो हर एक पास को हम इपॉक भी बोलते हैं। जब मॉडल की ट्रेनिंग होती है तो हर एक पास को हम बोलते हैं इपॉक, EPOCH। तो ये एक और टर्म आपने कई बार सुना होगा, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यही होता है फंडामेंटल मॉडल की ट्रेनिंग। अब ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल था हमारा, प्राइस इज इक्वल टू W टाइम्स D। बट नॉर्मल जो मॉडल्स होते हैं, हम लाइक चैट GPT को ले लो या जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उनमें तो ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ तो बस मेरे पास एक पैरामीटर था, प्राइस इज इक्वल टू W। बट उस केस में भी फंडामेंटली प्रोसेस लर्निंग का सेम होता है। तो वहाँ पर भी एक फॉरवर्ड पास होगा, आप ट्रेनिंग डेटा फीड करोगे, एक फॉरवर्ड पास होगा, उन ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस पे एक एरर फंक्शन कंप्यूट होगा। उसके बाद फिर एक बैकवर्ड पास होगा, तो बैकवर्ड पास में वो जो हर एक ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर की वैल्यू एडजस्ट होगी, फिर से फॉरवर्ड पास होगा, बैकवर्ड पास होगा। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे प्रोसेस में पहले हम एरर कंप्यूट कर रहे हैं, फिर वेट्स को वापस एडजस्ट कर रहे हैं, तो कितना कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। तो जैसे जैसे आपके पैरामीटर्स बढ़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ट्रेनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर लगता है। इसीलिए सारी जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर रही हैं, वो अपने डेटा सेंटर और इन सब पे इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं, वो इतने चिप्स क्यों खरीद रही हैं, वो बेसिकली कंप्यूट पावर बढ़ा रही हैं, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर लगता है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया होगा कि मशीन लर्निंग AI मॉडल्स ट्रेन कैसे होते हैं। तो फंडामेंटली जो हमने एक सिंपल एक पैरामीटर्स के साथ समझा, ये बड़े से कितना बड़ा भी मॉडल हो जाए वो फंडामेंटली ट्रेन इसी प्रोसेस से होता है।